हाँ जी, सेटल डाउन एवरीबॉडी, सेटल डाउन। सो सबसे पहली बात तो वाई आर ऑल ऑफ यू एंटरिंग द क्लास सो लेट। पहले तो मेरे को ये पूछना है, 10 बज रहा है, यस और नो? 9:15 का क्लास है, यस और नो? मैक्सिमम 9:30 यू कैन एंटर, ठीक है? सो डोंट एंटर द क्लासेस सो लेट, ठीक है? ओके, तो हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे थे। मैं अगेन इंटरनल असेसमेंट्स की बात करी थी आपकी पहले। whenever that happens, the course that we have covered till the time of internal assessments would be asked, ठीक है? Most probably will be done with 3 units, unit 1, 2 and 3. unit 1 is already over, unit 2 का पार्ट हम कवर करें, unit 3 आज हम टच अपॉन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास तक हमारा unit 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? unit 4 बचता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वील ट्राई कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट हो जाए। तो रेगुलरली कीप अप विद योर सिलेबस, क्योंकि जो आपके इंटरनल्स में आएगा वुड बी अप टू डेट टू व्हाट वी आर स्टडिंग टिल नाउ। सेकेंडली, आप अगर कॉर्पोरेट लॉ में सोच रहे हो कि आप सुपरफिशियली यू विल बी रीडिंग थ्रू द कंटेंट, यू विल बी एबल टू आंसर, लेट मी टेल यू, एटलीस्ट इन द इंटरनल असेसमेंट्स ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वी हैव पुट इन प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? आई हैव बीन डिस्कसिंग केसेज इन द क्लास, आई हैव बीन डिस्कसिंग एग्जाम्पल्स इन द क्लास, ठीक है? मेक श्योर इफ यू डोंट हैव द नोट्स ऑफ द क्लास, गेट इट फोटोकॉपीड फ्रॉम समवन हु हैज़ इट। यूनिट 1 के मैंने होली सोली नोट्स दिए हैं आप लोगों को, सब कुछ कवर करा के नोट्स दिए, ठीक है? तो उसका आप एक फोटोकॉपी ले लेना किसी से एंड कवर इट, ठीक है? रीड द केसेस कोटेड, रीड द एग्जाम्पल्स कोटेड, ठीक है? ऑलराइट, अब हम कंपनी लॉ में व्हाट फर्स्ट यूनिट वी कवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, जिसमें हम लोग ने सब कुछ प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो बेसिक टॉपिक्स है वो सब कवर करे थे। नाउ वी आर कवरिंग कंपनी एक्ट, कंपनीज, इज इट विजिबल? नहीं, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। सबसे पहले कंपनीज एक्ट कब आया था? 1956। 1956 में मेजर अमेंडमेंट्स जब 2013 में आई तो वी चेंज्ड द नेम टू कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में अब क्या है? Why do you want to form a company form of organization, or if I put it in other words, एक company form of organization बाकी forms of organization से कैसे better है? For example, आप sole proprietorship, if you are working in a business, for example एक family business चल रहा है, ठीक है? And you are a sole proprietor, or you are working with your parents, ठीक है? Or you are working with your friend, ठीक है? या फिर आप एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, राइट? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एक बिजनेस कैसे बनता है? या तो आप एक शॉप खोल लो, बैठ जाओ अपने फैमिली मेंबर के साथ, वन। सेकेंडली, आप एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप एक्ट में डीड रजिस्टर करवा लो। थर्ड इज आप एक कंपनी बनाओ। कंपनी में भी आपकी एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, आपकी एक पब्लिक कंपनी हो सकती है। प्राइवेट में क्या है कि सपोज मैं और आप एक बिजनेस खोल रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि मैंने और आपने 50% में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उस कंपनी के, वी आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब आप ये शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स टू हिम, ही कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स टू हिम, राइट? दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यस और नो? पब्लिक कंपनी का क्या मतलब? विच इज पब्लिक, यानी द जनरल पब्लिक कैन सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि रिलायंस है, जैसे टाटा है,
राइट, ऑल दीज आर व्हाट, पब्लिक कंपनीज. इसके अंदर सब पढ़ते हैं ना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, यस, और XYZ लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड. टाटा स्टील लिमिटेड क्या है, ये एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनीज के आगे क्या लगाते हैं हम, लिमिटेड. प्राइवेट कंपनीज के आगे क्या लगाते हैं हम, प्राइवेट लिमिटेड. यस और नो. तो ये एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे, क्योंकि वी हैव द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी गिवन अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. आप लॉ पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट वे ऑफ रीडिंग लॉ इज टू गो थ्रू द बेयर एक्ट. And the definition of company under Companies Act of 2013 is any company registered incorporated under Companies Act of 2013 shall be called a company. Right? अगर आप अपने you're working in a business, ठीक है, suppose with your father, ठीक है, और आप उस बिजनेस को ROC क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर कर, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर कर आप उसको रजिस्टर्ड करा देते हो ROC के साथ एज अ कंपनी, एंड ROC गिव्स यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, यस, दैट यू आर born into this world. The certificate of registration is equivalent to a birth certificate. Company is a legal person, yes or no? We are natural persons. Natural persons have birth certificates. Company as a legal person has certificate of incorporation, which is given to it by ROC after fulfilling certain legal requirements, which we'll be studying abhi within the incorporation process. ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही कंपनी का जन्म, बर्थ हो जाता है. द कंपनी इज बॉर्न. ठीक है, अब कंपनी के क्या फायदे हैं ओवर अदर, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं कि एक तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. दैट मीन्स अगर हम इस स्टेज पे आ जाए कि हम बैंकरप्ट हो जाए, हमारा वाइंडिंग अप हो रहा हो बिजनेस का, तो कोई भी आके, अगर मैं और आप कंपनी में हैं, तो कोई भी आके हमें ये नहीं बोलेगा कि आप अपनी कार सेल करो पर्सनल, आप अपना घर पर्सनल सेल करो, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा देना है. ठीक है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी, हम और कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज कंपनी एंड द मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट बी क्लेम्ड, विच कैन हैपन इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. ठीक है, अगर एक बिजनेस डूबता और आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, तो आके आपके एक कर्जदार आपको दे कैन से कि आपके जो जिन्होंने भी आपको लोन दिया है कि आपका एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है. कॉर्पोरेट लॉ, तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको बोल सकते हैं कि आप अपने पर्सनल एसेट्स बेचो. दे कैन क्लेम ऑन योर पर्सनल एसेट्स, वेयर एज इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे कैन नॉट. तो सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन यानी क्या, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर टिल द टाइम इट इज वाउंड अप. यस और नो? रतन टाटा गए, क्या टाटा कम बंद हो गई? नो. मुकेश अंबानी may leave the organization, but will Reliance close unless until there is an intention to wind up the company? No. Right? So shareholders, members, owners may come and go, but the company will go on till there is an intention of winding up of the company, either due to the willingness of the members or due to the conditions or situations of bankruptcy, insolvency. ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन विच इज नॉट देयर इन अगेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब इसमें नहीं होता. Yes or no? So these are the benefits of company form of an organization.
इसीलिए हम लोग ने देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, क्योंकि वाई, बिकॉज वी आर इनकरेजिंग पीपल टू इनकॉर्पोरेट देयर बिजनेसेस एज अ कंपनी. That is why there's decriminalization with the coming of this government also. अगर आप देखो कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत सारे क्रिमिनल क्लॉजेस थे. दैट मीन्स अगर आप ये फॉलो नहीं करते आप एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर हो, आप ये फॉलो नहीं करते आप एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर हो. कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. क्यों? ताकि आप इंकरेज हो टू फॉर्म अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट कि आप छोटी सी गलती क्यों, वी एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स वाई डू वी फियर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? क्योंकि हमें लगता है बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, हम लोग अगर इसमें पड़ जाएंगे वी माइट गेट इनटू क्रिमिनल एक्ट्स. राइट, दैट इज वाई देयर वाज अ कॉन्सेप्ट नोन एज 1% कंपनी विच केम अप इन 2015 कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी एक कंपनी बना सकता है, विच इज 1% कंपनी. यस, तो कंपनीज एक्ट अगेन फ्रॉड के केसेस में, इवन इफ देयर इज अ फ्रॉड, देयर हैज बीन क्लॉजेस फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन. पेड अप शेयर कैपिटल हम लोग ने नील कर दिया, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई शेयर कैपिटल, जीरो शेयर कैपिटल के साथ आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी, वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी, वेदर इट इज अ 1% कंपनी. वी हैव nullified the amount of share capital that is required to start a company. Why? Because we want more and more people to incorporate company form of organization. And that is why within business laws, within corporate law, आपको Companies Act 2013 पे 2 units allocated हैं, because we want you to study the intricacies of a company form of an organization. ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी. सबसे पहले तो अगर मैं कंपनीज को क्लासिफाई करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं काम कर रहा. अगर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो हम लोग ने पढ़ी थी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, companies limited by guarantee, and an unlimited company. Yes or no? company limited by shares क्या कि आपकी liability limited होगी to the amount of shares, नहीं, amount unpaid on the shares. Yes, suppose you are the shareholder of the company और आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है और 10 रुपए के 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आपकी लायबिलिटी कितनी है? 1000 रुपये की आपकी लायबिलिटी नहीं है. मैंने आपको कहा कि आपने 10 रुपये के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने इसके ऊपर 8 रुपये दे चुके हो, यानी यू हैव ऑलरेडी पेड 8 into 100 रुपीज 800. तो लायबिलिटी कितनी है? द अमाउंट अनपेड 2 into 100 200. The amount unpaid on the share is your liability. और 200 से ज़्यादा रुपया, चाहे कंपनी वाइंड अप क्यों ना हो रही हो, 200 से ज़्यादा रुपया आप लोगों से नहीं मांगा जाएगा. बात समझ आ रही है? सो योर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स. ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी गारंटी बताई जाती है कि एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप हम कंपनी के एसेट्स के लिए 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर देंगे. और ये तभी लायबिलिटी अराइज होती है जब कंपनी क्या हो रही होती है? वाइंड अप. ठीक है, और अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? जहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है. यहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स पे क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? द लायबिलिटी. ठीक है, फिर दूसरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स.
एक मेंबर की कंपनी को क्या कहते हैं? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक मेंबर और एक मेंबर के साथ कौन होना चाहिए? नॉमिनी। एक मेंबर और एक नॉमिनी एक कंपनी को खोल सकता है, राइट। देन वी रेड अबाउट प्राइवेट कंपनीज। कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 2 मिनिमम नंबर, मैक्सिमम 200। इन 200 में कौन इंक्लूडेड नहीं है? Who all are not included in this 200? Now that is how the questions will be asked from you. Who all is not included in the 200 list? Are the current employees who are members of the company included? Current employees who are members of the company included? No. Suppose मैं एक current employee हूँ, एक company है A Limited. ये practical questions हैं. This is how a question will come in your exam. एक company है A Limited. I am an employee of the company. I have purchased the share of the company. ठीक है, मैं A Limited से resign कर देती हूँ, B Limited में चली जाती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ओनर तो फिर भी रहती हूँ, शेयर मेरे पास फिर भी है इस कंपनी का. Will I be included in 200 का लिमिट? Yes or no? क्या मैं 200 की लिमिट में इंक्लूडेड होंगी? Yes or no? No? How many for no? Okay. अच्छा, देख देख के करो तो मुझे आंसर भी बताओ क्यों? हाँ, गट फीलिंग है. Why no? हाँ, तो फिर मैं 200 की लिमिट में इंक्लूड क्यों नहीं हो रही? मैं कह रही हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हैं, ठीक है. मैंने कहा कि 200 ऑलरेडी इस कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हैं, 200 शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, प्लस आई एम एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी. तो मैं 201वीं मेंबर हुई, 201st member. So can I hold the share or can I not hold the share? That's my question to you. Can I hold the share or can I not hold the share? I cannot. How many for no? How many for yes? Why yes? You can hold the share member होने के बाद पर ना होने के बाद. हाँ, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो 200 है. अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमम लिमिट 200 है. यस, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स एक प्राइवेट कंपनी के कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं. लेकिन ये 200 की लिमिट कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होती. कौन? करंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हु हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर मैं एक ए लिमिटेड की एम्प्लॉय हूँ और मैंने इसके शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, या सपोज मैंने इसका ईसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को अवेल कर रखा है और मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए, तो मैं इस 200 की लिमिट में नहीं आऊँगी. यानी आई कैन बी द 201st मेंबर. यस और नो? सेकेंडली, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ ए लिमिटेड की, मैंने रिज़ाइन किया, मैं दूसरी कंपनी में चली गई, लेकिन जब मैं एम्प्लॉय थी तो मैंने शेयर्स खरीदे थे लिमिटेड के, तो भी इफ़ आई एम होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, तो भी आई विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द 200 का लिमिट. तीसरा सिचुएशन, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ ए लिमिटेड की, मैंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन के साथ साथ मैंने ए लिमिटेड के शेयर्स भी बेच दिए, ठीक है. अब मैं बी लिमिटेड में काम कर रही हूँ. अब मुझे दिखता है ए लिमिटेड इज़ डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट, ठीक है. ए लिमिटेड के शेयर्स मैं फिर से खरीदती हूँ. नाउ विल आई बी काउंटेड इन 200 का लिमिट और नॉट? बोलो, नाउ विल आई बी काउंटेड इन 200 का लिमिट और नॉट? हाउ मेनी फॉर यस, हाउ मेनी फॉर नो? बाकी लोग सोचो. मैं एक एम्प्लॉय हूँ ए लिमिटेड की,
मैंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करने के साथ साथ मैंने शेयर्स भी ए लिमिटेड के बेच दिए। अब मैं किसी और कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने फिर से ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, तो क्या मैं इस 200 की लिमिट में आऊँगी? आऊँगी, येस आई विल बी देयर। क्यों? क्योंकि मैं कोई करंट एम्प्लॉय नहीं हूँ सब, और मैं जो एक्स एम्प्लॉय थी तो भी मैंने शेयर्स बेच दिए थे, तो अब मैं 200 की लिमिट में आऊँगी। तो कौन 200 की लिमिट में नहीं आएगा? 1, द करंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हु आर द मेंबर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी और होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सेकेंडली, द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैव सीज्ड टू बी द एम्प्लॉय बट हैज नॉट सीज्ड टू बी अ ओनर और मेंबर ऑफ द कंपनी। ये आपके लॉ की लैंग्वेज में रिटन है इन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, हाँ, तो 200 मेंबर्स थे। अब 200 को कैलकुलेट करने की लिस्ट में 2 लोग नहीं आते, एक करंट एम्प्लॉइज जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, और अगर करंट एम्प्लॉइज नहीं है, एक्स एम्प्लॉइज है लेकिन उन्होंने शेयर्स होल्ड करना बंद नहीं किया, वो नहीं इंक्लूड होंगे। तो आई कैन बी द 201st सेकेंड मेंबर्स प्रोवाइडेड आई एम इन बिटवीन द 2 क्लासिफिकेशंस। क्लियर और नॉट? यस। एंड द थर्ड, हाँ करेक्ट, हाँ 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 मेंबर्स हैं, हाँ, तो अब नहीं खरीद पाओगे तुम, अब नहीं खरीद पाओगे। अगर ऑलरेडी 200 मेंबर्स है और तुम पहले सोल्ड कर चुके हो, नाउ 200 का लिमिट जब तक कम नहीं होता है, जब तक कोई विड्रॉ नहीं करता है, तुम नहीं खरीद पाओगे। क्लियर? ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज द पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल इन तीनों में, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है इन तीनों में? बोलो। लॉ में लिखा है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, बट कोई भी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल अभी तक नहीं है। ठीक है। अगर इन फ्यूचर लॉ प्रिस्क्राइब करे तो हो सकती है, लेकिन अभी विद 0 मिनिमम पेड अप कैपिटल आप कोई भी कंपनी, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। अब है बेस्ड ऑन साइज ऑफ द कंपनी, जो हम आज पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन साइज एंड कंट्रोल। देखो, देयर इज समथिंग नोन एज अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, अब ये क्लासिफिकेशन आई हमारी 2015 में। स्मॉल कंपनी लाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अगेन, अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ व्हाई दिस और हाउ दिस एक्ट इज ऑपरेटिंग। द इंटेंट इज to encourage people to incorporate their businesses in a company form of organization. But हर कोई रिलायंस, टाटा, डाबर ये सब नहीं बन सकता। Yes or no? There's a lot of documentation, meetings, general meetings, the number of meetings that you hold, the number of directors that you should have, committees that you should form, right? Annual returns that you should file. ये बहुत सारे rules and regulations है जो companies should follow, right? However, imagine if 5 of the friends, कोई 5 लोग हैं, they are in their college, they are thinking of starting up a company, right? उनका paid up capital limited होगा, right? उनके पास एक idea है, right? There is an idea with them, पर वो company क्यों नहीं फॉर्म, और दे विल बी डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द कंपनी माइट हैव। तो इसको बोलते हैं व्हाई दे फॉर्म अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी के जो रेगुलेशंस हैं वो लिमिटेड हैं। कंपनीज एक्ट में कुछ कंसेशंस दिए गए हैं इन स्मॉल कंपनीज को, ताकि जो लोग एक स्मॉल स्केल पे, जैसे MSMEs बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस,
ताकि जो स्मॉल स्केल पे बिजनेसेस सेटअप करना चाह रहे हैं और फिर भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, वो एक स्मॉल कंपनी के फॉर्म में एक बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर लें। अंडरस्टूड? एक बार डेफिनेशन लिखो फिर समझाती हूँ। स्मॉल कंपनी, लिखो, द एक्ट डिफाइंस अ स्मॉल कंपनी एज अ कंपनी, the act defines the small company as a company that is not a public company, underline, that is not a public company. A question can come, ABC Limited is a public company, can it be classified as a small company or not? ठीक है? The act defines a small company as a company that is not a public company and has, that is not a public company and has, first point, a paid up share capital equal to or below, a paid up share capital equal to or below rupees 4 crore, a paid up share capital equal to or below rupees 4 crore or such higher amount as may be prescribed, or such higher amount as may be prescribed, which shall not exceed rupees 10 crores, or such amount as may be prescribed which shall not exceed rupees 10 crore. And secondly, a turnover equal to or below 40 crores, a turnover equal to or below 40 crores or such higher specified amount not exceeding 100 crores, or such higher specified amount not exceeding 100 crores. Or such higher specified amount not exceeding 100 crores. Now look over here everybody. स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग को एक स्मॉल स्केल बिजनेस को एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, ताकि कंपनीज एक्ट के थ्रू हमें कुछ कंसेशंस मिले सो दैट वी आर इनकरेज टू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है. कंसेशंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ filing of annual returns, concessions can be in terms of documentation. Third semester. Concession in terms of annual returns, concessions in terms of documentation, concessions in terms of number of meetings, number of directors, number of people that you employ, underwriters, share capital. अब इस सब की झंझट से बचने के लिए हम लोग ने एक क्लासिफिकेशन दी, वो थी स्मॉल कंपनी की. अब स्मॉल कंपनी में एक्ट ने डिफाइन कर दिया कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, राइट, और आपका टर्नओवर यानी जो सेल्स रेवेन्यू है वो 40 करोड़ से कम है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप एक स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है. अब ये आपको जो ये फिगर्स है वो आपको बुक्स में डिफरेंट मिल सकती है. ये लेटेस्ट फिगर्स है, ये आपके अमेंडमेंट के थ्रू आई है अभी देयर हैज़ बीन एन अमेंडमेंट. पहली फिगर्स 1 करोड़ 10 करोड़ थी, अभी 4 करोड़ और 40 करोड़ है, ठीक है. तो आपको ये कोट करना है एग्जाम में जब भी आप लिखोगे. प्लस एक्ट ने कहा कि ये पेड अप शेयर कैपिटल कभी भी एक्सीड नहीं करेगी 10 करोड़ से, और टर्नओवर कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 100 करोड़ से, ठीक है. अभी का अमाउंट क्या है? 4 करोड़.
विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़, यानी एक्ट भी बोल सकता है कि 6 करोड़ हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, लेकिन 10 से नहीं बढ़ेगा कभी, राइट। आज का टर्नओवर 40 करोड़, एक्ट आगे प्रिस्क्राइब कर सकता है 50, 60, 70, 80, 90 विल नॉट एक्सीड 100 करोड़, राइट। दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर अ स्मॉल कंपनी। और एक और चीज बोली एक्ट में, अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोल रहे हो, यानी आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप शेयर होल्डर्स से पैसा उठा रहे हो, हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ अ स्मॉल कंपनी, राइट। यू आर इशूइंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, दैट मीन्स यू आर रेजिंग योर यू आर फॉर्मिंग द प्रोस्पेक्टस फॉर्म करो, उसको साइन करा रहे हो, अंडर राइटर्स को एम्प्लॉय करो, सीएस को एम्प्लॉय करो, सीएस को एम्प्लॉय करो, दैट मीन्स यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ स्मॉल कंपनी। तो अ पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। प्लस अगर आप एक पब्लिक कंपनी, यानी स्मॉल कंपनी विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी और अ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी भी क्या है, प्राइवेट कंपनी होती है। और इसके ये स्पेसिफिकेशंस है, 4 करोड़ एंड 40 करोड़, राइट। पेड अप शेयर कैपिटल एंड एनी टाइम कैन नॉट एक्सीड 10 करोड़, एट एनी टाइम कैन नॉट एक्सीड 100 करोड़। यस और नो, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द शेयर कैपिटल और लायबिलिटी। और अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल, इसमें हम बात करते हैं समथिंग नोन एज होल्डिंग एंड सब्सिडरी। When I talk about something, some company is a holding company, another company is a subsidiary company. Literal meaning क्या है? I am having a hold upon you. That means I have a control and say in your decision making. Yes or no? If I say कि you are all subsidiary, subordinates बोलते हैं companies में, yes, superiors and subordinates. Yes or no? So if I am talking कि you are a subsidiary company, I am a holding company, that means holding company has a say on the decisions that you are taking, right? और वो कब होगा? When will it happen? When you have majority voting rights in the company, right? General meetings होती हैं, decisions कैसे लिए जाते हैं? Based on voting rights. Right? For example, if I say this is a general meeting happening, ठीक है, I am putting up a proposal that we will set up this plant in Noida and this will help us in increasing the revenue. ये मेरा आपका proposal है, revenue by 40-50% हमारा increase हो जाएगा. We have to set up this plant in Noida. The cost of the plant would be 1 crore rupees. We'll raise it through issuing a share capital and we'll issue a share capital by of rupees 1 crore. ये मेरा आपको प्रपोजल है, ठीक है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मेरे प्रपोजल को 51% से ज़्यादा वोट्स मिल गए तो मेरा प्रपोजल पास हो जाएगा। यस और नो? मेजॉरिटी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन अलग होता है, उसमें 75% होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रही हूँ, 51%, 50% से ज़्यादा मुझे वोट मिल गए तो मेरा रेजोल्यूशन पास। यस, अब मैं कहती हूँ मैं एक शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, मेरी एक कंपनी है एस लिमिटेड, इसमें मेरे पास 70% शेयर कैपिटल है, 30% मैंने जनरल पब्लिक को दी हुई है। मैं आती हूँ जनरल पब्लिक, ऑब्वियसली जनरल मीटिंग्स तो मुझे बना, यू नो, आई हैव टू कंडक्ट द जनरल मीटिंग, बट आई एम ऑल्सो द 70% ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब 70% और मैं कहती हूँ कि इक्वल वोटिंग राइट्स है। अब देयर समथिंग नोन एज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ऑल्सो, मैं कहती हूँ इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, 1 शेयर 1 वोट, ठीक। तो मैं अब ये प्रपोजल पुटअप करती हूँ,
और मैं अपने एजेंट को बिठाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि इसमें येस करना। अब आई हैव 70% शेयर कैपिटल, यस, तो क्या मेरा प्रपोजल पास होगा? नहीं, इक्वल वोटिंग राइट्स है ना, राइट। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर 100 शेयर्स है एक कंपनी में तो 70 मेरे पास है, तो अगर 100 वोट्स हैं तो 70 वोट्स तो मेरे हैं, यस और नो? तो क्या मेरा प्रपोजल पास होगा? होगा, राइट। दैट मीन्स आई हैव अ होल्ड ऑन द कंपनी, yes or no? That is the concept of holding and subsidiary. Holding company, subsidiary company में more than 50% voting rights hold करती होगी। अब माइंड यू, इसके पहले द लॉ सेड, ये अमेंडमेंट आई थी, लॉ सेड मोर देन 50%, लिखना मत ये, मोर देन 50% शेयर कैपिटल। फिर उन लोगों ने ये शेयर कैपिटल वर्ड काटा और लिखा मोर देन 50% वोटिंग राइट्स। दिस इज वेयर द एग्जामिनर कैन अगेन कंफ्यूज यू। अगर लिखा हो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट ऑप्शन इज that the holding company is holding more than 50% of the share capital, the answer is no. The answer is more than 50% of the voting rights. क्या डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे? डिफरेंस है what is known as a differential equity capital. Differential equity capital. शेयर होल्डर्स के पास राइट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या राइट होता है? टू वोट, राइट। आज तक हमने क्या पढ़ा है? 1 वोट 1 शेयर, इक्विटेबल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर एक कंपनी इशू करती है तो इनके पास क्या होता है? डिफरेंशियल राइट्स होते हैं। यानी अगर मैं आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर दूं कि 1 शेयर 2 वोट्स, दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अंडरस्टूड? तो इनके अपने मेंशन, इट शुड बी मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, तो इनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो जाएंगे, तो इनके पास अगेन वोटिंग की पावर ज़्यादा होगी। तो हम लोग ने क्या कहा कि शेयर कैपिटल हटा दो, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स हैं तो आप उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है टाटा सन्स और टेस टाटा स्टील, राइट, और भी टाटा के और बताओ, हाँ, बोलो, टाटा मोटर्स, यस, एपेरल्स के भी होते हैं, टेक्सटाइल्स भी होते हैं, हाँ, बात समझ आ रही है? अब मैं कह रही हूँ टाटा सन्स, टाटा स्टील में 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करा है, तो टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा स्टील विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। बात समझ आई होल्डिंग और सब्सिडरी की? अब इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती, या तो वो 50% वोटिंग राइट्स कंट्रोल करे और इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कंपनी एंड ऑल ऑफ यू आर अ कंपनी, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि आप सब एक कंपनी फॉर्म करते हो और आप सब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरे कहने पर आप में से हाउ मेनी ऑफ यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई कैन रिमूव 5 डायरेक्टर्स ओनली ऑन माई से। 5 डायरेक्टर्स इस कंपनी से रिमूव करके मैं 5 नए अपॉइंट कर सकती हूँ। क्या मैं आपका डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कर रही हूँ? यस। होल्डिंग क्या है कि यू आर कंट्रोलिंग द मेजर डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। Am I able to control your decision making? Yes, because I can remove majority of your directors or appoint majority of your directors.
Yes or no? So that means either you are holding more than 50% of the voting power of the company, or you can appoint or remove majority of the board of directors of the company. In both these cases, you will be called as a holding company, and the company you are doing it with will be called as a subsidiary company. ठीक है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन मीट हो रही है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है टाटा सन्स का नहीं हो, मैं कह रही हूँ टाटा सन्स का अगर 40% शेयर वोटिंग राइट हो, लेकिन टाटा सन्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपके बोर्ड ऑफ टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 50% कभी से ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है. दैट मीन्स टाटा सन्स इज अ होल्डिंग ऑफ टाटा स्टील. तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन मीट हो गई तो आप होल्डिंग और सब्सिडरी कहलाओगे, एंड दैट इज वाई वी आर क्लासिफाइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, because you are having a control on the decision making of the other company. ठीक है, और ये हमें क्यों क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मे बी टाटा स्टील इज टेकिंग सर्टेन डिसीजंस, टाटा स्टील कुछ डिसीजंस ले रही है, लेकिन हमें पता है कि टाटा सन्स से वो फ्लो थ्रू करके आ रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है, टाटा सन्स कर रहे हैं. यस और नो? Sorry? BBFI, yes. Semester? Third. This is third. ठीक है, क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी. लिखो होल्डिंग कंपनी में yes, holding and subsidiary companies are relative terms. Holding and subsidiary companies are relative terms. According to section 2 clause 87, according to section 2 clause 87, a subsidiary company in relation to any other company, a subsidiary company in relation to any other company means a company in which, a subsidiary company in relation to any other company means a company in which the holding company first controls the composition of the board of directors, first controls the composition of the board of directors, controls the composition of board of directors, or the word here is or. Second, exercises or controls more than half, exercises or controls more than half, exercises or controls more than half of the total voting power, exercises or controls more than half of the total voting power, either at its own or together, with one or more, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies.
अभी द लास्ट लाइन ऑफ द क्लॉज पढ़ो एक बार। देखो ये 4 कंपनीज हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। मैंने कहा ए जो है वो डी में 15% वोटिंग पावर होल्ड करता है। राइट इट डाउन फास्ट, फिर देखो यहाँ पर एवरीबडी। लुक ओवर हियर। अब ए बी सी डी 4 कंपनीज है, ठीक है। ए जो है वो डी में 15% वोटिंग पावर होल्ड करता है, ठीक है। अब ए की सब्सिडरी है बी, ठीक है। बी लिमिटेड डी में 30% वोटिंग पावर होल्ड करता है, ठीक है। बी की सब्सिडरी है सी, सी लिमिटेड डी में 15% वोटिंग पावर होल्ड करता है। ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी। ए डी लिमिटेड में 15% करता है, बी डी में 30% करता है, सी डी में 15% करता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ए डी का होल्डिंग होगा या डी ए की सब्सिडरी होगी या नहीं? हाउ मेनी फॉर यस? क्यों? हाँ 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 और सी बी की है, तो इनडायरेक्टली वो एक ही हो गए सारे सब्जेक्ट, और उनके सारे शेयर मिला के वो एक तरीके से 60% से ज़्यादा, 60% आ रहा है। यस, बात यहाँ पे किसकी हो रही है? कंट्रोल की। यस, बी ए की सब्सिडरी है, सी बी की है, यानी ए का इन दोनों कंट्रीज पे कंट्रोल है। यस, और इन कंपनीज का डी लिमिटेड पे कंट्रोल है। तो ऑल्दो ए का डी लिमिटेड पे 15% ही कंट्रोल है, लेकिन सब्सिडरीज मिला के इट बिकम्स 60%। इसलिए लास्ट लाइन ऑफ द क्लॉज क्या बोला? आइदर द होल्डिंग और होल्डिंग अलॉन्ग विद इट सब्सिडरीज। यस और नो? ठीक है, तो अगर ये तीनों मिलाकर भी 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ए लिमिटेड होल्डिंग होगी डी लिमिटेड की, क्योंकि इट कैन वेरी वेल इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ डी लिमिटेड। यस, बात समझ आई? होल्डिंग सब्सिडरी। नाउ देयर इज अ कंपनी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल विच इज नोन एज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? इसमें हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर 2 कंपनीज हैं ए और बी, तो ए शुड बी एक्सरसाइजिंग significant influence on B limited and B is not the subsidiary of A. अगर सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी होल्डिंग में आ गई। सब्सिडरी नहीं है फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनीज। अब ये 2 केसेस में होता है। 2 केसेस क्या है? सबसे पहला केस है कि या तो वो 20% यानी 1/5 से ज़्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहा है। अगर 20% भी वोटिंग पावर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आपका एक मेजर इन्फ्लुएंस है एक कंपनी के अंदर। यानी आपके वोट्स, हाइपोथेटिकली अगर 100 वोट्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो आप 20% उसमें से 1/5 यू आर कंट्रोलिंग, राइट? दैट मीन्स यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और दूसरा केस है कि आप या तो फिर जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हो, मारुति सुजुकी,
राइट या तो फिर आप जॉइंट वेंचर में काम करो, यानी जॉइंट वेंचर में भी आपके डिसीजंस रिलेटेड होंगे, राइट आपके कंट्रोल्स रिलेटेड होंगे, यस तो यानी इसमें भी आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बट ये सब्सिडरी तो नहीं है क्योंकि 20% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम होगा। अगर 50% से एक्सीड हो गया तो क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जहाँ पे एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर द वर्ड्स आर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज व्हाट, मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, एंड सेकेंड or it is a joint venture company. So joint venture companies are included in associate companies. The question can come, joint venture companies are holding, subsidiary, associate, right? These are associate companies. Clear everybody? Associate company का definition लिखो, section 2 clause 6, Section 2 clause 6 associate company. In relation to another company, an associate company means in relation to another company, and associate company means a company which has a significant influence, a company which has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company, but which is not a subsidiary company of the company having such influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence. It includes a joint venture company. It includes a joint venture company. The expression significant influence means, the expression significant influence means control of at least 20% of the total voting power. The expression significant influence means control of at least 20% of the total voting power or control or participation in the business decisions, or control or participation in the business decisions under an agreement. ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन करें एक्सेस टू कैपिटल के हिसाब से तो दो टाइप ऑफ कंपनीज आती हैं, ये सब आपको पता है। लिस्टेड होती है एक कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड। लिस्टेड यानी जो आपके ये एनएससी, बीएससी और सारे स्टॉक एक्सचेंज, कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है और उस पर लिस्टेड है और आप शेयर सब्सक्राइब कर पा रहे हो उस कंपनी के, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी। ऑफ कोर्स ये पब्लिक कंपनी होगी, राइट कि लिस्टेड कंपनी व्हेन यू आर इनवाइटिंग जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड इट इज देयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी। एंड अदरवाइज इफ इट इज नॉट लिस्टेड, इट इज अ, और इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ अनलिस्टेड कंपनी। बोथ कैन इशू शेयर कैपिटल, माइंड यू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू होता है, शेयर कैपिटल इशू होती है। अनलिस्टेड कंपनीज कैन ऑल्सो इशू शेयर कैपिटल टू द पब्लिक, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो तो ही आप शेयर कैपिटल जनरल पब्लिक के थ्रू ले सकते हो। अनलिस्टेड कंपनीज कैन ऑल्सो इशू शेयर कैपिटल, जस्ट दैट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड होते हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स भी, फॉर एग्जांपल सेबी इज द रेगुलेटर, राइट, तो सेबी के अलग देयर आर एलओडीआर रूल्स, देयर आर अदर रूल्स आल्सो दैट हैव टू बी फॉलोड अलोंग विद द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो दोज कंपनीज विच वांट टू बी अनलिस्टेड आर अनलिस्टेड बिकॉज फिर वो सेबी रेगुलेशंस के अंडर नहीं आएंगे, फिर वो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आएंगे,
ठीक है, क्लियर है। अनदर कंपनी विच इज नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी, भेल सेल, सुना है? यस। ऑल बताओ कंपनीज, ऑयल लिमिटेड, यस, ऑयल इंडिया, और बताओ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज मुझे। ONGC, ये सब कंपनीज दिखाई देती हैं, राइट। ऑल दीज आर ऑयल लिमिटेड लगाते हैं, यस। ONGC लिमिटेड लगाते हैं, भेल लिमिटेड लगाते हैं, यस। दे आर लिस्टेड ऑल्सो, कुछ सम ऑफ देम आर लिस्टेड ऑल्सो, दे सब्सक्राइब, दे गिव देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब, यस। यानी एक कंपनी की कैटेगरी में तो आते हैं। एक होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, यानी दीज कंपनीज, रेलवेज क्या है, कंपनी है, डिपार्टमेंट है। रेलवेज का भी प्रॉफिट लॉस सब होता है, बजट्स होते हैं, रेलवे बजट होता है, तो रेलवे क्या कंपनी है, रेलवेज लिमिटेड। इज रेलवेज अ कंपनी? हाउ मेनी ऑफ यू से रेलवेज इज अ कंपनी? वन। और लोग क्या कहते हैं? IRCTC क्या है, कंपनी है, गवर्नमेंट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। IRCTC PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यस। रेलवेज के बारे में बताओ मुझे, हाउ मेनी ऑफ से इट्स अ कंपनी, हाउ मेनी ऑफ से इट्स अ डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट, हाउ मेनी फॉर डिपार्टमेंट्स? ठीक है, कंपनी क्यों है रेलवेज? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है रेलवेज के? हाँ हाँ। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इसको, रेलवेज को बजट के थ्रू पैसा एलोकेट कर रही है, राइट, इज इट सेपरेट? नो, राइट। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। रेलवेज इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। However, when we talk about BHEL, when we talk about SAIL, these are separate entities, separate from the government. Although इनके अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, जैसे हमारी रिलायंस में या फिर HDFC में या SBI में या किसी और उसमें शेयर होल्डिंग होती है, वैसे गवर्नमेंट की इन सब में शेयर होल्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट एंड दीज कंपनीज आर सेपरेट एंटिटीज। यस और नो? तो अगर ये कभी लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा नहीं जाएगा। यस, एयर इंडिया थी, राइट, एयर इंडिया की क्या हुई, डिसइन्वेस्टमेंट हुई। डिसइन्वेस्टमेंट यानी सेल ऑफ शेयर्स हुआ। शेयर्स किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास थे, राइट। पर एयर इंडिया जो इतने लॉसेस में जा रही थी, उसका जो पैसा है क्या वो गवर्नमेंट एक्सचेकर से जा रहा था? नो, right, because the shareholder and the company are separate legal entities. तो ये जो कंपनीज हैं इसमें more than majority shareholdings is by the government, either central government or state government or together by the central and the state government, right. So government holds the maximum share capital, but again government and the company are separate legal entities. तो अगर इसमें डिविडेंड आएगा तो वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक शेयर होल्डर है इस कंपनी का। यस और नो? सो गवर्नमेंट कंपनी इज व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच द गवर्नमेंट आइदर CG, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और CG और SG, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, होल्ड मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। यानी अगर भेल का कोई जनरल मीटिंग है, सेल का है, ONGC का है, तो गवर्नमेंट हैज अ से और कंट्रोल इन इट्स डिसीजन मेकिंग।
राइट, एंड इट अर्न्स प्रॉफिट्स, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द डिविडेंड्स। वो सारा प्रोसेस कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है। क्लियर और नॉट? ठीक है, देखो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 45, आपको सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिल जाएंगी। Government company means a company in which not less than 51% of the paid up share capital. Government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or any state government or partly by the central or partly by one or more state governments. Partly by the central or partly by one or more state governments. एक और लिखो फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट, देखो फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और अ बॉडी, यू फ्रॉम दिस क्लास? सो यू कमिंग 15 मिनट्स बिफोर द क्लास। हाँ वो तो मुझे पता है, लेट हो गए। Foreign company is a company or a body corporate incorporated outside India. You're from semester 1. Semester 1 is not going on here. Where's? Is a company or a body corporate incorporated outside India which first has a place of business in India. First has a place of business in India, whether by itself or through an agent, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, whether by itself or through an agent, physically or through an electronic mode, and second, conducts any business activity in India in any other manner. Conducts any activity in India in any other manner. देखो क्या बोला है, कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सबसेट और अ सुपर सेट ऑफ अ कंपनी। पहले तो ये बताओ, कंपनी से बिगर डेफिनेशन है या छोटी डेफिनेशन है? कंपनी इज अ सबसेट ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट में सारे फीचर्स आते हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी जो हमने कहा इट इज़ ओनली इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी को डिफाइन किया, लेकिन जो बाहर ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिसमें कंपनी के सारे फीचर्स आते हैं बट आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर इंक्लूडेड इन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बात समझ आ रही है? सो सम enterprise which has all the features of a company which is incorporated outside India is a body corporate। तो सबसे पहले फॉरेन कंपनी की मैंने बात करी। फॉरेन कंपनी में कहा सपोज फॉर एग्जांपल आई एम एन NRI, मैं एक NRI हूँ, ठीक है। आई पुट अप इन न्यूयॉर्क, NYC में मैं रह रही हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैं गैलरीज लगाती हूँ, आई सेल पेंटिंग्स, ठीक है। अब मैं एक वेबसाइट बनाती हूँ,
राइट, आई मेकअप अ वेबसाइट और मैं इस वेबसाइट को यूएस, इंडिया, यूके में अवेलेबल करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में आई पुट अप इन यूएस, इंडिया में भी आई सेंड इन माई पेंटिंग्स, इफ दे परचेज आई टेक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ एम आई अ फॉरेन कंपनी और नॉट? यस, आई हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यस। आई डू नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मेरे पास प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैं यहाँ पे कोई दुकान खोल के नहीं बैठी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड पे मैं क्या ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, पढ़ो अपना फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, राइट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। बात समझ आ रही है? अगर मैंने कहा कि मैं एप्पल हूँ, एप्पल एक कंपनी है, यस और नो, अब एप्पल के स्टोर्स यूएस में है और बाकी कंट्रीज में, इंडिया में अभी तक अब आएंगे बट इट्स नॉट देयर टिल नाउ, यस और नो। कहाँ पर है? मुंबई में एक स्टोर है आई गेस, हाँ, नो, द मेन center or the manufacturer one is in Mumbai which is opened right now. No, I'm not talking about the I'm talking the main center. I don't think so. साकेत में है क्या? ठीक है, बाद में चेक कर लेना. What I'm saying is कि जब एप्पल सिर्फ यूएस में था, right, however the phones were being purchased, we were importing the phones, yes or no, import करके import duty लगा के तो आपका प्राइसेस बढ़ते हैं आईफोन्स के, yes or no. तो क्या एप्पल बिजनेस इंडिया में करे? क्या एप्पल एक फॉरेन कंपनी है इंडिया के हिसाब से? इट इज, बिकॉज despite it not having a place of business in India, it is doing its transactions either through an agent or through an electronic mode. Yes or no? So एप्पल तो ये कह सकता है कि मैं इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हूँ और मेरा बिजनेस भी बाहर चल रहा है, तो मेरा क्या रेवेन्यू से लेना देना? तो वाई शुड माई इनकम बी टैक्सेबल इन इंडिया? क्यों हमने फॉरेन कंपनीज को क्लासिफाई किया? क्योंकि ये टैक्सेशन से रिलेट करता है. माई रेवेन्यूज, अगर मैं Amazon हूं और मेरी ई कॉमर्स साइट है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से एंड इवन फिजिकली आई एम डूइंग माई बिजनेस इन इंडिया. Yes or no? I have been incorporated outside India, right? That means my share of revenues which are in particular related to the Indian residents should be taxable in India, yes or no? Right? तो हम लोग ने फॉरेन कंपनी को क्यों क्लासीफाई किया? ताकि हम लोग उसको टैक्सेशन, इनकम टैक्स ऑफ 1961 से रिलेट कर सकें. That means foreign company could not say कि we are doing business outside India, right? We have been incorporated outside India. What relation do we have in India? You have a relation because you are doing business in India, either yourself or through an agent or through an electronic mode. You are connected. You are doing business in India with citizens of India. Yes, इसलिए definition में specify किया, or conducts any business activity in any other manner. एग्जॉस्टिव बना दिया. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हो रही है, वो कर रही है इंडिया के अंदर, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी इंक्लूडेड कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर क्या होता है, कंपनी तो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, राइट? इंडिया के बाहर इट इज नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट्स. क्लियर और नॉट? फॉरेन कंपनी क्लियर? ठीक है. अब एक लास्ट सेट ऑफ कंपनीज है जिसको बोलते हैं कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. सेक्शन 8 कंपनीज. आपने फिक्की के बारे में सुना? नहीं सुना? एसोचैम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस और नो? सुना है नहीं सुना? फिक्की,
फेडरेशन ऑफ कॉमर्स, अच्छा आपने वेट व्हाट इज इट कॉल्ड, देयर इज दिस कल्चरल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वेट, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सुना? नहीं सुना? क्यों नहीं सुन रहे हो? कॉमर्स BBA FI स्टूडेंट्स हो भाई. FICCI इज प्राइम फेडरेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज का पूरा ग्रुप इज FICCI, इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट. CIA कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यस. ASSOCHAM, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. ये सब क्या कंपनीज हैं? ये सब वो कंपनीज हैं जो कि एक नॉन प्रॉफिट मोटिव से चल रही हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना अकाउंट्स में, NPO, जो कि नॉन प्रॉफिट मोटिव्स से चल रही हैं और इनका काम है आर्ट्स को, कॉमर्स को, सर्विस को, ह्यूमैनिटीज को आगे बढ़ाना. यस और नो? नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है, FICCI है, ASSOCHAM है, ये सब इवेंट्स होल्ड करते रहते हैं, राइट. टू व्हाट? टू encourage the traders, encourage the industries to grow in India. Yes. खादी इंडस्ट्रीज का, खादी इंडस्ट्रीज का सुना? Yes, these are basically for cottage industries, MSMEs, right. अब इनका काम है प्रॉफिट कमाना, इनका मोटिव नहीं है. इनका काम है कि हम आर्ट्स को, कॉमर्स को प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर, राइट. सो ऐसी कंपनीज को बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनीज, विच आर देयर फॉर अ नॉन प्रॉफिट मोटिव. और सबसे प्राइम इसका फीचर है कि ये कंपनीज कभी भी डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी. दे विल नेवर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स. वाई? क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. अगर ये प्रॉफिट कमाती है तो वो आगे उसको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंसेस उसको लगा देती हैं, ठीक है. इसलिए इन कंपनीज के लिए देयर आर सर्टेन स्पेशल कंसेशंस ऑल्सो which Companies Act 2013 gives, because they are for non-profit purpose and they are for the development of the country. ठीक है. तो these are known as सेक्शन 8 कंपनीज. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनीज के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कुछ नहीं लगता, राइट. दे आर जस्ट सेक्शन 8 कंपनीज. कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा, ठीक है. लिखो सेक्शन 8 कंपनीज में ऑल्सो दे गेट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी. लिखो सेक्शन 8 अलाउस द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 8 अलाउस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर a company as a section 8 company, to register a company as a section 8 company without the addition of words limited or private limited to its name, without the addition of words limited or private limited to its name. लिखो these companies are formed to promote the charitable objects of, these companies are formed to promote the charitable objects of commerce, arts. These companies are formed to promote the charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, etc. Charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, etc. Next लिखो such company intends to apply its profit
such company intends to apply its profit in promoting its objects. Such company intends to apply its profit in promoting its object and prohibiting the payment of any dividend to its members, and prohibiting the payment of any dividend to its members. एग्जाम्पल है सेक्शन 8 का, फिक्की लिख लो, एसोचैम लिख लो, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब लिख लो. लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई. रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई. Requirement of minimum share capital does not apply. It operates under a special license from the central government. Operates under a special license of the central government. Operates under the special license of a central government. On revocation, the central government, on revocation, the central government may direct the company to, on revocation, the central government may direct the company to first wind up, second convert its status and change its name. Second, convert its status and change its name. And third है amalgamate with another company. And third is amalgamate with another company. Take your sentence sheets. क्लियर एवरीबडी. ठीक है, इसी के साथ यूनिट 2 वी हैव कंप्लीटेड. यूनिट 3 हम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली विल बी कंप्लीटिंग विद इट. फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी विल स्टार्ट. ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ. सर